Hello everyone, welcome back to another video. Today I'm going to talk about the salary negotiations. काफ़ी लोगों ने मुझसे बात की है सैलरी नेगोशिएशंस के बारे में कि एचआर को आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या मेंशन करें या फिर जब कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि आपने एक्सपेक्टेड सैलरी क्या फिल करनी है। तो उसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनानी है और ये हमारा आज का एजेंडा है। सो दिस इज आवर एजेंडा एंड एज आई हैव मेंशन्ड कि आपको एचआर एक्सपेक्टेड सैलरी पूछ सकता है आपके फर्स्ट इंटरव्यू में या फिर लास्ट इंटरव्यू में। तो इसके लिए आपने एक्सपेक्टेड सैलरी उसको बताने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स ज़हन में रखने पड़ेंगे, कुछ एस्टिमेशंस रखनी पड़ेंगी जिससे आप क्या कर सकते हो अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो कंपनीज़ हैं यूरोप में वो बेसिकली आपको जो सैलरीज़ हैं वो करती खुद ही ऑफ़र हैं। एक्सपेक्टेड तो आपसे पूछती हैं लेकिन वो आपको ऑफ़र वही करती हैं जो कि आप इंटरव्यू में अपनी परफॉर्मेंस देते हो। और इवन के जो आपकी सैलरी होती है वो इन्होंने मुझे एक रेंज जो इन्होंने डिफाइंड की थी जब मैं यहाँ पे आया था, तो इवन इन्होंने यूरोस और कुछ सेंट्स भी ऑफर किए थे। मतलब ये पूरी कैलकुलेशन होती है आपके इंटरव्यूज़ के ऊपर और आपकी जो भी टेक्निकल स्टफ के ऊपर और जो भी आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उसके ऊपर और कोई भी आपकी जो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड लिविंग कॉस्ट है उसकी बेस के ऊपर भी। तो उनको सारा कुछ पता होता है, तो उसमें आपको इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने अगर मुझे ऑफ़र करनी है तो मैंने नेगोशिएट करना है या कोई बहस करनी है उनसे कि पाकिस्तान वाला हिसाब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जो भी आपको सैलरी ऑफ़र हो रही होगी वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके इंटरव्यूज़ की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और जिस सिटी में आप मूव कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑफ़र हो रही होगी। लेकिन फिर भी आपको एस्टिमेशन तो देनी है एचआर को और आपको खुद ही पता होना चाहिए। तो उसके लिए ये वीडियो है और उसके लिए आपको कौन से फैक्टर्स अपने कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए कौन से फैक्टर्स आपको माइंड में रखने पड़ेंगे वो आज मैं आपको बताता हूँ। तो ये है क्राइटेरिया जी। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप किस सिटी में या टाउन में मूव हो रहे हैं। तो सिटी या टाउन में सबसे पहले आपने देखना ही होता है कि आपकी अपार्टमेंट की वहाँ पे रेंटल प्राइस क्या है। और दूसरी चीज़ आपने उसमें देखनी है कि फूड कॉस्ट क्या है वहाँ पे और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है। सो लाइक मैं जब मूव हुआ था तो एक टाउन था हंसबाग का, उसमें मेरी फूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि पैदल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर सब कुछ था मेरे पास, ऑफिस भी और ग्रोसरी स्टोर भी और खाने पीने के आइटम्स भी, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड सा एरिया था। अगर आप किसी सिटी में मूव हो रहे हो तो आपको यही होता है कि आपने अगर ऑफिस दूर है आपके घर से तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी पर मंथ की और आपको कोई भी फूड वगैरह की कॉस्ट है वो भी आपको सिटी के लिहाज से और टाउन के लिहाज से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन जो अपार्टमेंट रेंट है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। सिटी में आपको फॉर एग्जांपल सिटी में जो बर्लिन है और जो म्यूनिख है, अब ये काफ़ी बड़े सिटी हैं और यहाँ पे जो आपको अपार्टमेंट कॉस्ट मिलेगी वो तकरीबन काफ़ी हाई मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन जर्मनी और अदर टाउन्स इन जर्मनी। तो जहाँ मैं मूव हुआ था आंसबाग के अंदर, वहाँ पे यही था कि मेरे कॉस्ट जो थी वो कम थी अपार्टमेंट की। और वो डिपेंड करता है अब अपार्टमेंट आप कौन सा ले रहे हो। अगर आप अपनी वाइफ के साथ मूव हो रहे हो तो क्या अपार्टमेंट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हो तो आप स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना चाहते हो या विगी अपार्टमेंट में रहना चाहते हो। ये कुछ टाइप्स हैं अपार्टमेंट की, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर करूंगा। लेकिन आपने अपनी सर्च के मुताबिक ये देखना है कि वहाँ पे अपार्टमेंट की रेंट क्या है और फूड ऑफ कॉस्ट क्या है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपके पास ये है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो कंपनी है उसकी वर्थ और वैल्यू क्या है। कुछ कंपनीज होती हैं स्टार्टअप, कुछ कंपनीज है मीडियम और कुछ एंटरप्राइज लेवल के ऊपर। तो स्टार्टअप ऑब्वियसली आपको लेस ऑफर करेगा, मीडियम उससे ज़्यादा करेगा, एंटरप्राइज आपको हाईली ऑफर करेगा। तो वो भी आपने क्राइटेरिया अपने माइंड में रखना है सैलरी एस्टिमेट करते हुए। उसके बाद आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो उसमें यही है कि आप जो बेसिक सैलरी है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस वो आपको गूगल से मिल जाती है और आपको
यूरोप के अंदर ये बड़ा कॉमन क्राइटेरिया जो मार्केट प्लेस में प्राइस चल रही होती है उसी के मुताबिक वो गूगल जो है उसकी सैलरी आपको उस पर आप देख सकते हो कि क्या रेंज चल रही है मार्केट में मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे हूँ मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं कि आप का एक्सपीरियंस इतने हैं तो आप सैलरी रेंज क्या ले रहे हो, तो इस तरीके से आप किसी भी सिटी में अपने दोस्त से, अपने फैमिली रिलेटिव से या किसी भी बंदे से आप पूछ सकते हो कि यार मेरी ये एक्सपीरियंस है और अगर आपका ये एक्सपीरियंस है तो आप क्या सैलरी रेंज ले रहे हो। ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली सैलरी तो नहीं बताएगा अपनी, लेकिन आप उससे रेंज पूछ सकते हो, रेंज यहाँ पे बता देते हैं लोग। तो रेंज से आपको आइडिया लगा सकते हो कि क्या रेंज चल रही है किस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के मुताबिक। और चौथा क्राइटेरिया ये है कि ब्लू कार्ड होल्डर जो है वो उसको मिलता है जो कि हाईली स्किल्ड वर्कर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम हैं और डॉक्टर्स वगैरह हैं, इंजीनियर्स वगैरह और भी हैं, लेकिन हम लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं तो उनको ब्लू कार्ड दिया जाता है। और जर्मनी जो है अभी हाई स्किल्ड वर्कर्स को ही दे रहा है। और ब्लू कार्ड के लिए आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 43,000 होनी चाहिए पर ईयर। सो ये भी एक फैक्टर है आपको कि अगर आपको ब्लू कार्ड ऑलमोस्ट हर किसी को मिलता है 43 के मिनिमम यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिस मर्जी सिटी में आप मूव हो रहे हो। सो ये चार फैक्टर्स हैं। और ब्लू कार्ड के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें उसमें मैं बता दूंगा कि ब्लू कार्ड है क्या और बेसिकली सैलरी रेंजेस और क्राइटेरिया का क्या होता है और उसके फ़ायदे वगैरह के हैं। सो वो नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये चार फैक्टर्स हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखना है वाइल कैलकुलेटिंग योर एस्टिमेटेड सैलरी। सो यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि द डिस्कशन दे डिस्कस सैलरी इन टर्म्स ऑफ ईयर। सो जो भी आपका एचआर या कोई भी हायरिंग मैनेजर आपसे सैलरी डिस्कस करेगा वो पर ईयर करेगा। तो आपने कब जब भी कुछ बताना है सैलरी अपनी बतानी है तो पर ईयर के लिहाज से बतानी है, पर मंथ के लिहाज से नहीं बतानी। क्योंकि यहाँ पे आपको जो कल्चर है इनका जो स्टैंडर्ड है वो पर ईयर के लिहाज से सेट हुआ हुआ है। सो 50,000 आप पर ईयर डिमांड करोगे या 60,000 आप पर ईयर डिमांड करोगे या 70,000 आप पर ईयर डिमांड करोगे। सो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि जब भी डिस्कस कर रहे होगे तो पर ईयर के लिहाज से करना है। और फिर पर ईयर के बाद आप उसको डिवाइड कर सकते हो मंथ के अंदर और देन आप देख सकते हो कि आपको मंथली क्या मिल रहा है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको देखने पड़ेंगे अपनी सैलरी कैलकुलेट करते वक्त। और अब कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई है वो यहाँ पे कोई बर्लिन में मूव हो रहा है और कोई मे बी म्यूनिख में मूव हो रहा है। सो सिटीज़ के अंदर आपकी जो कॉस्ट है जो सैलरी है वो बेसिकली आपको जैसा मैंने बता दिया है कि एचआर जो है आपको इंटरव्यूज़ की बेस के ऊपर उनको ही पता होता है कि सिटी में बंदा आ रहा है तो यहाँ पे अपार्टमेंट वगैरह की कॉस्ट ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे ज़्यादा है। तो एचआर को पता होता है कि हमने इसको सैलरी इसके एक्सपीरियंस के लिहाज से और सिटी के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके लिहाज से क्या ऑफ़र करनी है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा एक्सपीरियंस था अराउंड 1.5 ईयर्स का। आई थिंक 2 ईयर्स मुझे, 1.5 तो मैं गलत बता रहा हूँ, 2 ईयर्स मुझे होने वाले थे। सो 2 ईयर्स मुझे होने वाले थे तो 2 ईयर्स की बेस के ऊपर मुझे जो सैलरी ऑफर की गई थी वो 50,000 यूरोज की गई थी पर ईयर। लेकिन अब जाहिर है वो वहाँ पे टाउन था, टाउन के लिहाज से वो सैलरी सफिशेंट थी। और सफिशेंट इसलिए थी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं थी और अपार्टमेंट रेंट जो है वहाँ पे सस्ता था। और सो ये कुछ फैक्टर्स है तो मुझे ये सैलरी ऑफर की गई थी। तो इसके अलावा आप दूसरे लोगों से भी पूछ सकते हो कि उनको क्या रेंज ऑफर की गई थी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिहाज से और सिटी के लिहाज से। तो लेकिन इसमें आपने अपनी सर्च भी कर दी है और गूगल के ऊपर जाके आप सर्च करो कि अपार्टमेंट की कॉस्ट क्या है, लोगों से बात करो। इसके ऊपर मैं भी वीडियोस बना दूंगा कुछ आगे आने वाले वक्त में। लेकिन ये बेसिक क्राइटेरिया हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं जब आप एचआर से सैलरी डिस्कस कर रहे होगे। और अब कुछ कंपनीज ऐसा कर रही हैं कि वो फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दे देती हैं क्योंकि जब तक आपका वीज़ा नहीं आता तो आपको वो सैलरी ऑफर कर देते हैं फ्रीलांस एज ए फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो जो फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये है कि आपका वो जो टैक्स है जर्मनी में, जो टैक्स है आपका वो नहीं कटता, वो आपको पूरा पूरा पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 आपकी पर ईयर सैलरी है तो मंथ की बनती है आपके 4,000 यूरोज। तो 4,000 यूरोज आपके अकाउंट में आ रहा होगा अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हो। और ये
कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो कुछ कंपनीज आपको बिल्कुल दे देती हैं ये ऑप्शन कि ठीक है आप जब तक नहीं आ रहे तो पूरी पूरी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है। लेकिन कुछ कंपनीज ये करती हैं कि वो देखती हैं कि यार ये पाकिस्तान में तो टैक्स नहीं करता आईटी सेक्टर के ऊपर, तो हम इनको टैक्स काट के फिर कुछ देंगे। तो फॉर एग्जांपल जर्मनी में जो टैक्स करता है सैलरी के ऊपर वो 40% करता है। अगर आप 4,000 यूरोज पर मंथ कमा रहे हो तो आपका 40% टैक्स कटेगा, 40% काट के आपके पास जो बचेगा अराउंड 2,500 या 600। सो ये आपके अकाउंट में आएगा। तो कुछ कंपनीज आपको फिर फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त ये करती हैं कि वो आपको 2,000 यूरोज या 2,100 यूरोज इस तरह की कुछ सैलरीज है, 2,500 यूरोज टैक्स काट के तो फिर दे देती हैं। हालांकि वो टैक्स जाता कहीं भी नहीं है, वो कंपनी के पास ही रहता है, लेकिन वो काट लेते हैं आपको इस तरीके से कहने के लिए। सो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि भाई जो आपका, जब मैं वहाँ आऊँगा जर्मनी में तब टैक्स काटना, उससे पहले क्यों टैक्स काटा जा रहा है। सो ये आपने अपने माइंड में रखना है। और जो सैलरी अगर फ्रीलांस पे आपको वो ऑफर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 50,000 यूरोज, तो वो आपको पाकिस्तान में रहते भी वही पैकेज मिलेगा, और जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे रहते भी वही पैकेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे होगा ये कि बस आपका टैक्स कटेगा। सो कुछ लोग ज़ाहिर है फिर इसलिए आते नहीं हैं, वो उधर ही रहते हैं, उनको वहाँ ज़्यादा मिल रहा होता है। लेकिन कुछ कंपनीज वहाँ पे देती भी नहीं है पूरा पूरा। कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो कि अच्छी हैं, स्टैंडर्ड की हैं, जो कि आपको पूरा पूरा पैसे वहाँ पे रिटर्न विदाउट एनी डिडक्शन आपको पाकिस्तान में पूरी सैलरी पर मंथ के लिहाज से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये कुछ फ्रीलांस की चीज़ें हैं, ये भी आपको देखनी पड़ेंगी। सो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ और पॉइंट्स पॉइंट टिप्स दे रहा हूँ कि क्या होता क्या मार्केट में, चल चल कैसे रहा है काम आजकल। क्योंकि अब यहाँ पे वर्क काफ़ी ज़्यादा है आईटी सेक्टर के अंदर, तो वो फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर कर रहे हैं। और क्योंकि काम ज़्यादा है तो वो इसलिए यही कहते हैं कि बजाय इसके कि हम वेट करें कि बंदा अभी वीज़ा लेके आ रहा है और टाइम लगने, तो उसको फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर कर देते हैं। तो उसमें बस वो कभी ये करते हैं कि सैलरी काट के दे देते हैं कुछ, और कभी ये करते हैं कि पूरी पूरी दे देते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आपका 40% टैक्स कटना ही कटना है। सो ये आपने अपने माइंड में रखना है। सो ये थी जी कुछ सैलरी निगोशिएशन से रिलेटेड कुछ टिप्स और पॉइंट्स और क्राइटेरिया जो कि आप देख सकते हो और अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं गाइड कर दूंगा कि अपार्टमेंट वगैरह की कॉस्ट यहाँ पे कैसे आ रही है, और ब्लू कार्ड का क्या सीन है, और इसके अलावा और भी जो पॉइंट्स वगैरह होंगे वो आते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू।